हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने आया हूं ये बात करने के लिए कि जेईई एडवांस के अंदर सिलेक्शन आसान होता है या मुश्किल होता है। अब मेरी बात सुन के आप में से कई लोगों को शायद हंसी आ रही होगी कि ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, ठीक है। पर चलो आज इस चीज़ को देखेंगे और साथ ही में ये देखेंगे कि अगर हमें ये सफ़र तय करना है तो कैसे किया जा सकता है, ठीक है। सफ़र मुश्किल है आसान, ये क्वेश्चन है, और अगर इस सफ़र को तय करना है चाहे वो मुश्किल हो चाहे आसान हो तो करेंगे कैसे, ये देखेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों मैं सबसे पहले तुमको एक स्टैटिस्टिक्स देना चाहूँगा, मैं एक नंबर बताना चाहूँगा तुमको। नंबर ये है कि हर साल लगभग 2.5 लाख बच्चे जेईई एडवांस देने के लिए क्वालिफाई करते हैं, यानी कि वो जेईई मेन का एग्जाम देते हैं और उसके बाद अराउंड 2,50,000 स्टूडेंट्स ये एलिजिबल होते हैं एग्जाम लिखने के लिए, जेईई एडवांस का एग्जाम लिखने के लिए। लेकिन क्या ये सारे के सारे 2.5 लाख बच्चे एग्जाम लिखते हैं? ऐसा नहीं है। पिछले 3 साल का अगर हम डेटा देखें या उससे पहले का भी देखेंगे, पिछले 3 साल का मैं डेटा देख के आया हूं इसलिए बता रहा हूं, लगभग 70,000 बच्चे ये एग्जाम देने पहुंचते तक नहीं है। सोच के देखो जरा, ठीक है। इंडिया के टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट्स, ठीक है। अब टॉप 2.5 लाख कहना थोड़ा सा वैसा है, अपने आप में कॉन्ट्रोडिक्टरी है, लेकिन चलो इंडिया के बेस्ट 2.5 लाख बच्चों में से 70,000 बच्चे एग्जाम देने ही नहीं जाते हैं, ठीक है। देख लो भाई, ये डेटा मैं जो तुम बता रहा था 3 साल का डेटा मैं देख के आया हूं 2023 के अंदर, ठीक है। 2023 के अंदर लगभग 2.5 लाख बच्चे एलिजिबल थे, लगभग 1,80,000 बच्चों ने एग्जाम दिया, 71,000 बच्चे नदारत थे, ठीक है। पता नहीं कहाँ थे एग्जाम वाले दिन, पता नहीं कहाँ थे, ठीक है। 2.5 लाख बच्चे 2024 में एलिजिबल थे, 1,80,000 ने एग्जाम दिया। 2.5 लाख बच्चे 2025 के अंदर एलिजिबल थे, 1,80,000 ने एग्जाम दिया। तो लगभग 70,000 बच्चे जो हैं ये एग्जाम देने ही नहीं पहुंच पाते हैं। जाहिर है कुछ बच्चों के साथ हो सकता है जेन्युइन रीजंस रहे हों, जैसे कई बार बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है, कई बार बच्चे नहीं पहुंच पाते क्योंकि वो किसी ट्रेन किसी बस पर निर्भर होते हैं और वो कैंसिल हो जाती हैं। इस तरह की घटनाएं भी होती हैं बच्चों। लेकिन 70,000 बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है केवल इस तरह की घटनाओं को एट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब इस तरह की घटनाओं को दोषी ठहराने के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि इन कारणों की वजह से बच्चे एग्जाम देने नहीं पहुंच रहे, कुछ और कारण भी है बच्चों, और वो कारण है बच्चों का मानसिक रूप से एडवांस एग्जाम के लिए तैयार ना होना। मतलब ये बच्चे वो होते हैं जो इस एग्जाम के लिए जो मेंटल गेम चाहिए उस मेंटल गेम को लूज कर चुके थे एग्जाम दिन के आने से पहले ही, ठीक है। तो मेरा सवाल यह था कि एडवांस के अंदर जाना या एडवांस की तैयारी करना या जेईई के अंदर जाना, सेलेक्ट होना आईआईटी के अंदर, ये कठिन है या मुश्किल है? लोग कहते हैं कठिन है, ठीक है। ये नजरिया है बच्चों। हम अगर नजरिया बदल के देखेंगे तो हम एक नजर से शायद ये कह पाएं कि आसान है या संभव है, ज्यादातर लोगों के लिए संभव है, और एक दूसरा नजरिया शायद हमें यह बताएगा कि ज्यादातर लोगों के लिए असंभव है। चलो देखते हैं फिलहाल हम कौन सा नजरिया देखने वाले हैं। तो बच्चों अगर मैं जेईई मेन की बात करूं, मतलब जैसे अगर मैं पूरे प्रोसेस की बात करूं, आईआईटी तक पहुंचने की या आईआईटी में अपनी सीट बुक करने की जो प्रोसेस होती है, अगर मैं उसकी बात करूं तो उसका जो पहला कदम होता है वो होता है जेईई मेन का एग्जाम। हम जेईई मेन का एग्जाम देते हैं, ठीक है। हर साल लगभग 15 लाख बच्चे देते हैं, मतलब थोड़ा राउंड ऑफ कर लिया इसको, कभी 13 लाख कभी 14 लाख होते, चलो पर 15 लाख मान लेते हैं, ठीक है। 15 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जिनमें से 2.5 लाख बच्चे ये एलिजिबल होते हैं एडवांस एग्जाम लिखने के लिए, ठीक है। तो 15 में से 2.5 लाख एलिजिबल थे, 2.5 लाख में से करीब 70,000 पहुंच ही नहीं पाते एग्जामिनेशन हॉल तक, करीब 1,80,000 पहुंचते हैं। और इन 1,80,000 में से करीब 50,000 लोगों का नाम, ठीक है, 40 से 50,000 लोगों का नाम ये मेरिट लिस्ट के अंदर आता है या कॉमन रैंक लिस्ट के अंदर आता है, यानी कि इन बच्चों की रैंक घोषित होती है, ठीक है। यानी कि ये बच्चे जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती है उसको करने के लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक छोटी सी रिक्वायरमेंट और होती है जो बच्चों को ध्यान रखनी होती है, वो होती है बोर्ड के अंदर, जो अपना 12वीं का बोर्ड है उसके अंदर 75% मार्क्स लेकर आना, ठीक है। चलो इसके बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो करीब 50,000 बच्चे हैं जिनका नाम मेरिट लिस्ट में आता है। अब मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब ये नहीं है कि आपको आईआईटी के अंदर एडमिशन मिल गया है, ठीक है, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि भाई आप कोशिश कर सकते हो, अगर आपका नंबर आने तक, काउंसलिंग में आपका नंबर आने तक सीट खाली हुई तो आपको मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन सीटें होती हैं करीब 18,000, ठीक है, 18,000 सीटें होती हैं। तो एक नजरिया यह है कि इन 18,000 सीट्स को भरने के लिए 15 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, कोशिश करते हैं,
और उन 15 लाख में से सिर्फ 18,000 को सीटें मिल पाती है। ये सिलेक्शन रेशियो 1% से भी कम का है। यहां पे लिखा 1% है, लेकिन ये जो रेशियो है ये 1% से भी कम का रेशियो, लगभग 0.7 के आसपास आएगा। ठीक है बच्चों, अब इन नंबर्स को देख के तो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा फील होता है कि बहुत ही कठिन है आईआईटी के अंदर जाना। ठीक है, मैं खुद आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा हूं बच्चों, तो जब मैंने तैयारी करी थी तो मैंने भी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया था। ठीक है, और बिल्कुल कठिन था। ठीक है, लेकिन अगर हम तैयारी करने की प्रोसेस को अगर छोड़ के अगर हम ये देखें, अगर हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं तो ये एक तरीका हुआ। अब हम एक और नजरिया देखते हैं जो शायद हमें कुछ ज़्यादा हमारी उम्मीद बढ़ाए। ठीक है, जो हमें ऐसा लगे कि जो ज़्यादा डूएबल है। ठीक है, तो चेक करते हैं, रियलिटी चेक करते हैं। तो बच्चों ये जो डेटा है, ठीक है, ये यहाँ पे तुमको कुछ स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं। ये डेटा हम लोगों ने उठाया है जेईई एडवांस की रिपोर्ट्स के थ्रू। मतलब जैसे ये नेट पे अवेलेबल है, आप लोग जाके अगर गूगल सर्च करेंगे कि जेईई एडवांस रिपोर्ट और कोई सा भी साल लिख देंगे 2025, 2024, 2023, यानी कि पास्ट ईयर्स अगर लिखेंगे तो इन सालों में जब एग्जाम खत्म हो जाता है, काउंसलिंग की प्रोसेस पूरी खत्म हो जाती है, हर बच्चे को सीट मिल जाती है या जिन भी बच्चों को मिलनी होती है उनको सीट मिल जाती है, उसके बाद क्या होता है, जेईई एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। जो जेईई कमेटी है वो एक रिपोर्ट पब्लिश करती है जिसमें दुनिया भर का डेटा होता है। ठीक है, और काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो एग्जाम के बारे में होती है। ठीक है, माइंड यू, ये फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ की बुक नहीं होती, ये एक बड़ा पोथी पाना होता है ये, और इसके अंदर एग्जाम रिलेटेड चीजें होती हैं कि कितने बच्चों ने दिया, कौन सी स्टेट से कितने बच्चे आए थे, ठीक है, कौन कौन से बच्चे सेलेक्ट हुए थे, और बहुत सारा डेमोग्राफिक डेटा होता है इसके अंदर। ठीक है, जो बहुत यूजफुल होता है उन लोगों के लिए जो एग्जाम को स्टडी करते हैं, जैसे कि इस चैनल के लोग करते हैं। ठीक है, तो ये डेटा हमें क्या बता रहा है, एक बार थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये हमें बता रहा है कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर फॉर पेपर 1। पेपर 1 का मतलब जेईई मेन का एग्जाम। ठीक है, तो 2026 अभी जनवरी में जो एग्जाम हुआ, उस एग्जाम में अगर तुम नोटिस करोगे तो जनरल कैटेगरी के लगभग 4.5 लाख बच्चे थे जो कि जिन्होंने जेईई मेन का एग्जाम दिया। इसमें से लगभग, ठीक है, लगभग 1 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो कि एडवांस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि जो अगला स्टेज लिखेंगे। तो जनरल कैटेगरी में अगर आप देखो तो पहली स्टेज का जो सिलेक्शन रेशियो है वो 22% है। अब ये तो कोई कम नहीं लग रहा, मतलब कि तुम्हें पहली स्टेज क्लियर करने के लिए, ठीक है, अगर तुम जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो 22% तुम्हारा सिलेक्शन के चांस है, यानी कि तुम्हें टॉप के 22% बच्चों में मौजूद रहना है। सोचने में ये उतना कठिन नहीं लगता। ठीक है, लेस देन 1% बच्चों में होना और टॉप के 22% बच्चों में होना, इन दोनों में काफी अंतर लगता है। 22% बच्चों में होना काफी डूएबल लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं कि पढ़ाई करे बिना हो जाओगे, लेकिन पढ़ाई करके टॉप 22% में आना ये तो संभव लग रहा है। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा स्टेज 1 जो है 22%, ठीक है, सिलेक्शन रेशियो से तुम स्टेज 1 को क्लियर कर सकते हो। स्टेज 1 क्लियर हो गया, अब तुम एलिजिबल हो जाओगे स्टेज 2 देने के लिए। ठीक है, उससे पहले हम कुछ एक बार प्रोसेस देख लेते हैं। 15 लाख बच्चे एलिजिबल होते हैं। ठीक है, इनमें से 2.5 लाख बच्चे जो हैं ये क्वालिफाई करते हैं सेकंड स्टेज के लिए। यहां पे मैंने जनरल कैटेगरी के लिए जो नंबर 22% बताया, यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए पहली स्टेज का सिलेक्शन रेशियो 22% है। अगर सारी कैटेगरीज को मिला दे तो देखो कहीं पे 16, कहीं पे 13, कहीं पे 29, कहीं पे 43, एवरेज आउट करने पर ये लगभग 20% के आसपास का सिलेक्शन रेशियो आता है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो पहली स्टेज क्लियर करने के लिए हमें टॉप 20% के अंदर होना है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सा डेटा देखो। ठीक है, ये डेटा है 2025 का। ये डेटा क्या बता रहा है, ध्यान से देखना। करीब 1 लाख बच्चे जो थे जनरल कैटेगरी से एग्जाम देने के लिए एलिजिबल थे, और इन 1 लाख बच्चों में से केवल 40,000 बच्चे ऐसे थे जो एग्जाम देने के लिए पहुंचे। यानी कि जो 70,000 के ड्रॉप में बता रहा था, 70,000 में से करीब 60,000 का ड्रॉप तो जनरल कैटेगरी से ही हो गया। ठीक है, बाकी कैटेगरी में भी हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि इतने बच्चे एलिजिबल थे, एग्जाम देने वालों की संख्या करीब 40,000 थी, और 40,000 में से लगभग कुछ 18,000 बच्चे क्वालिफाई हो गए। ठीक है, तो लगभग 44%, तो जनरल कैटेगरी में स्टेज 2 क्लियर करने वालों की जो परसेंटेज होती है वो लगभग 44% होती है। अब सोच के देखो जरा, ठीक है, अब सोच के देखो कि तुम्हें स्टेज 1 क्लियर करने के लिए टॉप के 22% बच्चों में होना है,
स्टेज 2 क्लियर करने के लिए तुम्हें टॉप के 44% बच्चों में होना है। ये तो उतना कठिन नहीं लग रहा, ये तो डूएबल लग रहा है। ठीक है, तो बच्चों बात यही है, बात इतनी सी है कि नजरिया अगर बदल दो और अपने सोचने का तरीका अगर बदल दो और सही प्रकार से अटैक करो तो सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई हैं। तुम्हें स्टेज 1 में टॉप 22% बच्चों में होना है और स्टेज 2 में तुम्हें टॉप 44% बच्चों में होना है, यानी कि 2 में से 1, है ना। तो काफी ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है, आसान है। ठीक है, अब बच्चों जब हमने ये बात स्टैब्लिश कर ली है कि भाई ये किया जा सकता है, आसान है, तो अगली बात आती है कि कैसे। ठीक है, अब मैं उसके बारे में बताऊं उससे पहले मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं कर रखा है तो, जिससे कि जितने भी, ये सब्सक्राइब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उधर ढूंढ रहा था, है ना, सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि इस तरह के जितने भी यूजफुल वीडियोस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे तुमको देखने को मिलते रहे। ठीक है, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं। तो ये बात हमने स्टैब्लिश कर ली है कि आसान है, किया जा सकता है, कैसे करेंगे मैं उस पर आता हूं। ठीक है, उसके लिए पहले हम एक बार एग्जामिनेशन स्कीम को फटाफट से समझ लेते हैं। ठीक है, तो जेईई एडवांस्ड कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, 2 पेपर होते हैं, 3 घंटे के एक ही दिन में होते हैं, एक 9 से 12 के बीच में होता है, दूसरा 2:30 से 5:30 के बीच में होता है। पेपर के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ दोनों आते हैं, यानी पेपर 1 में भी तीनों आएंगे पीसीएम, और पेपर 2 के अंदर भी पीसीएम तीनों आएंगे। ठीक है, 3 घंटे लगते हैं लगभग। ठीक है, और पेपर की जो लैंग्वेज ऑप्शन है इंग्लिश और हिंदी का, ये पेपर का पैटर्न है। पेपर का पैटर्न देखो वैसे तो फिक्स नहीं होता है, ये हर साल बदल जाता है, और आईआईटी या जेईई एडवांस के पेपर की पहले से कोई घोषणा नहीं की जाती कि भाई हम ये पैटर्न देने वाले हैं। ठीक है, वो एग्जाम में जाके ही पता लगता है कि क्या पैटर्न आया है, तो पैटर्न बदल भी सकता है। जो मोस्ट रीसेंट था मैं वो बता देता हूं। तो जैसे सिंगल ऑप्शन करेक्ट क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन में से 1 करेक्ट, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट होते हैं, 4 ऑप्शन में से कितने भी करेक्ट हो सकते हैं, 1 भी, 2 भी, 3 भी और 4 भी, कितने भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर इंटीजर की फॉर्म में आता है। ठीक है, और कॉलम मैच होते हैं, 2 कॉलम होते हैं, हमें मैचिंग करनी होती है कि कौन किससे मैच होगा। ठीक है, ये जनरल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होती है। कॉम्प्रिहेंशन भी आते हैं, पुराने सालों में आए हुए हैं। जनरली एक पेपर जो होता है वो लगभग 180 मार्क का होता है। ठीक है, तो पेपर 1 लगभग 180 मार्क का, पेपर 2 भी लगभग 180 मार्क का। ठीक है, और ये अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों मिला के करीब 360 नंबर का पेपर बन जाता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। अब हम अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें बच्चों, तो देखो जेईई मेन के विरुद्ध, ठीक है, जैसे जेईई मेन में क्या होता है, कोई सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं होती। तुम जेईई मेन के पेपर में कोई एक सब्जेक्ट अटेम्प्ट ही मत करो, जैसे मैथ्स सपोज तुमने अटेम्प्ट ही नहीं करा, तुम केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री कर लो और दोनों में मान लो तुम 100 नंबर ले आए। ठीक है, तो तुम्हारा टोटल पहुंच गया 200, तो तुम्हारी जो रैंक आएगी वो 200 के हिसाब से आएगी, 200 नंबर के हिसाब से आएगी। तुम्हारे सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 200 पे तो काफी अच्छी परसेंटाइल बन जाएगी मेरे उदाहरण के अनुसार तो। ठीक है, लेकिन एडवांस में ऐसा नहीं होता। एडवांस कहता है कि भाई तुम्हें हर सब्जेक्ट में कुछ मिनिमम नंबर ऑफ मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। तुम अगर ये कहो कि सर मैं तो मैथ्स पढ़ना ही नहीं चाहता, मैं मैथ्स पढ़ूंगा ही नहीं और मैं केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री के दम पे उतने मार्क्स ले आऊंगा जो मुझे एक डिसेंट रैंक दिला दे, ठीक है, तो पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि तुम 2 सब्जेक्ट को इतना स्ट्रांग पढ़ लो कि तीसरे की जरूरत ना रह जाए, लेकिन आईआईटी ये अलाउ नहीं करती है, जेईई जो है वो ये अलाउ नहीं करेगी। जेईई कहती है कि नहीं भैया, तुम पहले ये शो करो कि तुम तीनों में बढ़िया हो। ठीक है, और बढ़िया नहीं हो तो कम से कम एक सर्टेन लेवल तो आता है तुम्हें। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होती है, कैटेगरी यहां पे मेंशन्ड है। ठीक है, 2025 में कट ऑफ थी 7 नंबर, बहुत ज्यादा तो नहीं है बच्चों। ठीक है, मतलब जेईई कह रही है कि मुझे मैथ्स में कम से कम 7 नंबर चाहिए बच्चों के, कम से कम 7 नंबर चाहिए फिजिक्स में, और कम से कम 7 नंबर चाहिए केमिस्ट्री में। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का अगर बच्चा है तो उसको कम से कम 7 नंबर तो स्कोर करने ही पड़ेंगे तीनों सब्जेक्ट के अंदर, और 7 ले आए बच्चा तो हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। 7 लाने से तुम्हारा टोटल 21 होगा। ये कह रहा है कि भाई इंडिविजुअल सब्जेक्ट में हमें 7 और 7 नंबर चाहिए, लेकिन टोटल 74 चाहिए हमें, टोटल मिनिमम 74 चाहिए। किसी के मान लो तीनों सब्जेक्ट में 7 क्रॉस हो गए, 10 और 10 आ गए, तो भाई सब्जेक्ट की कट ऑफ तो तीनों की क्लियर हो गई है, लेकिन टोटल नंबर 30 आए जो कि 74 से कम रह गए हैं, तो इस बच्चे का नाम रैंक लिस्ट में नहीं आएगा। ठीक है, तो अगेन ये नंबर जो है कैटेगरी वाइज चेंज होता है। ठीक है, अपन जनरल कैटेगरी को पकड़ लेते हैं। ठीक है, 2024 में नंबर 10 था, 2023 के अंदर ये नंबर 8 था, 2022 के अंदर 5 नंबर था। तो देखो जेईई कितनी कम उम्मीद करती है तुम लोगों से। ठीक है, कितनी कम कि भाई तुम 7 नंबर ले आओ एक सब्जेक्ट के अंदर।
ठीक है, तो हम मान लेंगे कि तुम्हें वो सब्जेक्ट आता है। अब तुम सोचो तुम कहाँ दिमाग लगाते रहते हो कि हम पता नहीं कितने नंबर लाएंगे जिससे कि हम ये साबित कर पाए कि हमें सब्जेक्ट आता है। जेई कह रहा है यार केवल 7 नंबर ले आओ तुम, हम मान लेंगे तुम्हें ये सब्जेक्ट आता है, तुम एक सब्जेक्ट में 7 ले आओ और बाकी 74 करने के लिए तुम 2 सब्जेक्ट से पूरा कर लो, हमारे लिए उतना ही काफी है। ठीक है, हमारे लिए उतना ही काफी है कि तुम्हें 7 नंबर के आसपास का सब्जेक्ट आता हो। सोच के देखो कितने दरिया दिल है जेई वाले। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। हाँ, यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट जो है मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं बच्चों, ऐसा नहीं होता कि कट ऑफ क्लियर करने का मतलब जैसे किसी के 75 नंबर आ गए तो कट ऑफ क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें जेई की सीट मिल गई है। ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने का मतलब है कि भाई जेई कह रहा है कि अच्छा चलो तुम्हारा नाम रैंक लिस्ट में तो डाल देते हैं। ठीक है, तुम्हें फिर काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, देखेंगे अगर तुम्हारे नंबर आने तक सीट खाली रही तो तुम्हारे पास ऑप्शन होगा उसको लेने का या छोड़ देने का। ठीक है, तो कट ऑफ क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि सीट मिल ही जाएगी। तो तुम्हारे दिमाग में भी सवाल आ रहा होगा, आना भी चाहिए, कि सर ये बताओ ना फिर कि सीट कितने पे मिलेगी। ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने पे मिल जाए ये बात गारंटीड नहीं है, तो आप बताओ कि हम कितने नंबर लाएं कि सीट मिल जाए, और फिर ये भी बता देना कि वो नंबर कैसे लाएं। ठीक है, मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा, चलते हैं आगे। तो कट ऑफ, अब इसके लिए हम पहले देख लेते हैं कि भाई हमें चाहिए क्या। ठीक है, तो हम दोनों तरह की बातें कर लेते हैं, हम सबसे अच्छी बात भी कर लेते हैं और सबसे न्यूनतम जो कम से कम बेयर मिनिमम हमें जो चाहिए उसकी बात भी कर लेते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है, हम कह रहे हैं कि भाई हमें जो टियर 1 आईआईटी है, जो पुरानी आईआईटीज हैं, जो टॉप की आईआईटीज हैं, उनके अंदर सीएस मिल जाए भाई। ठीक है, तो हमारा काम एकदम बढ़िया। तो पुरानी आईआईटीज या टॉप टियर 1 आईआईटीज के अंदर सीएस ब्रांच अगर लेनी है तो देखो इतने नंबर तो मिनिमम चाहिए। जैसे तुम्हें आईआईटी बॉम्बे में चाहिए तो 307 नंबर तुम्हें मिनिमम चाहिए। ठीक है, आईआईटी दिल्ली के अंदर चाहिए तो लगभग 274 नंबर चाहिए, आईआईटी मद्रास में चाहिए तो 268 नंबर चाहिए। तो भाई लगभग ये दिख रहा है कि हमें सीएस कंप्यूटर साइंस ब्रांच अगर चाहिए पुरानी आईआईटीज के अंदर, या टियर 1 आईआईटी कह लेते हैं, टियर, क्योंकि आईआईटी हैदराबाद उतनी पुरानी नहीं है लेकिन ये अच्छी आईआईटी है। ठीक है, तो हमें लगभग ध्यान से दिख रहा है कि करीब 220-230 के आसपास नंबर तो बेयर मिनिमम लाने ही पड़ेंगे। चलो ये तो बात हो गई टियर 1 के सीएस ब्रांच। हम कहते हैं कि सर सीएस छोड़ो ना, मुझे तो आप बढ़िया कॉलेज दिलवा दो, मुझे तो आप बढ़िया कॉलेज दिलवा दो। ठीक है, ब्रांच कोई सी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो किसी भी ब्रांच को लेने को अगर तुम राजी हो, ठीक है, तो आईआईटी बॉम्बे में जाने के लिए तुम्हें कम से कम 126 नंबर चाहिए, आईआईटी दिल्ली में जाने के लिए तुम्हें कम से कम 126 नंबर चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से ये नंबर लिखे हुए, ये नंबर बता रहे हैं कि तुम्हारी चॉइस अगर ये है कि मैं एक टियर 1 आईआईटी में जाना चाहता हूं और मुझे ब्रांच से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी ब्रांच ले लूंगा मैं, बस मिल जाए, मुझे तो एडमिशन मिल जाए, तो ये वो नंबर है जो तुम्हें बेयर मिनिमम लाने पड़ेंगे। ये टियर 1 कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं। सेम डेटा हम टियर 2 के लिए देख सकते हैं। टियर 2 के अगर हमें सीएस ब्रांच चाहिए तो मिनिमम हमें लगभग 153 नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, और अगर टियर 2 के अंदर मैं किसी भी ब्रांच को लेने को राजी हूं तो मुझे कम से कम 100 नंबर के आसपास तो नहीं, 99 दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कम से कम उतना तो लाना ही पड़ेगा। और चलो टियर 3 की भी बात कर लेते हैं, जो बचे हुए आईआईटी हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। उनमें अगर मुझे सीएस चाहिए तो मुझे कम से कम करीबन 130 नंबर लाने पड़ेंगे। और मैं बस ये चाहता हूं कि मुझे तो आईआईटी का टैग मिल जाए भाई, कोई सी भी आईआईटी हो, कोई सी भी ब्रांच हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे नाम के आगे आईआईटीएन लिखा हुआ चाहिए। ठीक है, तो फिर तुम्हें कम से कम 100 के आसपास नंबर तो तुम्हें लाने ही पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो हम अपने उस क्वेश्चन का आंसर करने की स्थिति में, हमारा क्वेश्चन ये था कि भाई कट ऑफ क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि आईआईटी सीट मिल जाएगी, हमें ये बताओ कि कितने नंबर लाने पे आईआईटी सीट मिलेगी। तो अगर बात केवल आईआईटी सीट की है, कोई सी भी आईआईटी, कोई सी भी ब्रांच, तो लगभग 100 नंबर पार कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं, मुझे तो मेरी पसंद की आईआईटी और मेरी पसंद की ब्रांच चाहिए, तो भैया तुम 260 के आसपास नंबर ले आओ। ठीक है, यहाँ पे देखो जरा, ये देखो, ठीक है, तुम 260 की रेंज में ले आओ, तुम्हें तुम्हारी मर्जी की तुम्हारी ब्रांच मिल जाएगी। ठीक है, तो बस बाकी का भी इन्हीं नंबरों के बीच में घूमेगा। ठीक है, तो समरी ये है कि अगर मैं टियर 1 कॉलेज में सीएससी चाहता हूं तो मुझे 230 से लेके 300 नंबर के आसपास लाने पड़ेंगे। ठीक है, और अगर मैं कह रहा हूं कि यार मुझे कोई सी भी ब्रांच मिल जाए, टियर 1 के अंदर मिल जाए, तो मुझे लगभग 125 नंबर लाने पड़ेंगे, 125 के आसपास लाने पड़ेंगे। टियर 2 में मैं सीएससी चाहता हूं, मुझे लगभग 180 नंबर लाने पड़ेंगे। टियर 2 की कोई सी भी ब्रांच मिल जाए तो मुझे लगभग 100 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, 115 पकड़ लो। ठीक है, टियर 3 आईआईटी में मुझे सीएस चाहिए, मुझे लगभग 150 नंबर लाने पड़ेंगे। और लास्ट मैं कह रहा हूँ टियर 3 का, मुझे बस आईआईटी मिल जाए, मुझे केवल कुछ भी करके आईआईटी दे दो, तो 100 नंबर ले आओ बच्चों, 100 नंबर ले आओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर
360 का 33% भी नहीं होता, 33% भी 120 होता है। तो अगर हम किसी प्रकार से 33% के आसपास नंबर ले आते हैं तो लगभग तय है कि आईआईटी का तमगा तो मिल गया। ठीक है, तुम्हारे नाम के आगे आईआईटीएन तो लग जाएगा, तुम्हारी चॉइस है कि तुम लगवाना चाहते हो या एनआईटी में जाना चाहते हो। ठीक है, तो 33% लगभग हमारा टारगेट है। ठीक है, तो बस ये है कि 33% नंबर आ गए हमारे तो आईआईटी का तमगा तो मिल गया हमें। ठीक है, अब ये 33% नंबर आएंगे कैसे? ठीक है, मतलब सर अभी तक तो हमने ऐसा सोचा ही नहीं था कभी। ठीक है, तो हमने कभी दिमाग ही नहीं लगा, हमें तो यही लगा कि एडवांस तो हमारे बस के ही बाहर है, इट्स नॉट आवर कप ऑफ टी। ठीक है, तो बच्चों अब मैं बताता हूँ ये नंबर आएंगे कैसे। ठीक है, तो देखो लास्ट 10 ईयर के पेपर एनालिसिस को अगर हम करते हैं तो ये दिखाई देता है कि मैथ्स के अंदर ये 10 टॉपिक जो है, इन 10 टॉपिक से इतनी परसेंटेज पेपर बनता है। ठीक है, इन आ रहा समझ में? ठीक है, तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो लगभग 47% हो जाता है, 47%। ठीक है, इसी तरीके से ये जो 47% पेपर है, 47% का मतलब 50% पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन चैप्टर्स की तैयारी कर लेता हूं तो मैथ्स के अंदर मैं 56 से लेके 98 नंबर तक ला सकता हूं। मतलब इन चैप्टर्स की तैयारी कर लेने से लगभग मिनिमम जो मैं मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा, ऑफ कोर्स क्वेश्चन तो मुझे ही सॉल्व करना है एग्जाम के दिन। मान लेते हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आ गया और तुमने, मतलब मान लेते हैं कि क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, मान ये लेते हैं कि तुमने उसको ठीक कर दिया है। ठीक है, तो तुम लगभग 56 से 98 नंबर तक स्कोर कर पाओगे। ठीक है, इसी तरीके से फिजिक्स के ये टॉपिक है, देखो लिस्ट तो तुम्हारे सामने है, वीडियो बाद में पॉज करके लिस्ट तो बना ही लेना, काम में ले लेना इस लिस्ट को। लेकिन इन सारे टॉपिक की अगर तैयारी कर ली जाए तो करीब 60% पेपर करने की स्थिति में तुम आ जाओगे और इन 60% से तुम लगभग 66 से 90 मार्क्स ला सकते हो। और इसी तरीके से केमिस्ट्री के इन टॉपिक्स की लिस्ट देख लो, इससे तुम लगभग 50% पेपर करने की स्थिति में आ जाओगे और उससे तुम लगभग 46 से लेकर 77 मार्क्स तक लाने की स्थिति में आ जाओगे। ठीक है, तो 10 चैप्टर केमिस्ट्री के, 10 मैथ्स के, 10 फिजिक्स के, इतना अगर कर लिया जाए तो हम लगभग 168 से लेकर 265 नंबर के बीच में ला सकते हैं। और ये कहां पे जाके अटकेंगे हम, ये डिपेंड करता है हमारी क्षमता पे और कुछ हद तक हमारी किस्मत पे। पर सवाल ये था कि मैं कितने नंबर लेकर आऊं जिससे कि मैं आईआईटी का तमगा तो प्राप्त कर लूं। 120 को पार करना था, हम 168 या 170, ठीक है, 170 नंबर तक लाने की क्षमता रखेंगे अगर हम केवल 10 चैप्टर्स की तैयारी कर ले हर एक सब्जेक्ट के अंदर। क्या ये स्ट्रेटेजी काम करती है या काम करेगी सर? है ना, मतलब लग के तो ऐसा लग रहा है कि टू गुड टू बी ट्रू है भाई, इतना आसान लग रहा है। लोग तो कहते नहीं है कि इतना आसान है। बच्चों आसान बनाया जाता है। ठीक है, आसान बनाया जाता है। मैं तुम्हें कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं, मैं स्लाइड पे वापस आऊंगा, पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं। एकलव्य जो प्रोग्राम है जो कि वेदांतु चलाता है, 2019 से चला रहा है, मैं तुम्हें केवल 2025 के रिजल्ट दिखाता हूं। रिजल्ट वैसे 2019 तक होते हैं। ठीक है, मेंस रैंक दक्ष की थी 114, एडवांस में आई थी 15 रैंक, 15th रैंक। ठीक है, प्रखर की थी 236, एडवांस के अंदर आई थी 92। अनुभव की थी 2000 के ऊपर और एडवांस में आई थी 390 रैंक। केतन की थी 860 और इधर आई थी देख रहे हो इंप्रूवमेंट, देख रहे हो। सब्यसाची की 1700 के ऊपर रैंक थी जो कि 593 रैंक में बदल गई थी। ठीक है, तुम इंप्रूवमेंट की कहानियां देखो, 4700 इधर 1900। ठीक है, 5000 के ऊपर की रैंक थी 3300 रैंक में कन्वर्ट हो गई, 3400 में कन्वर्ट हो गई। 15000 के ऊपर की रैंक 4000 में कन्वर्ट हो गई। तो मैं जो पूछ रहा था सवाल, या शायद तुम्हारे मन में जो सवाल आ रहा था कि ये जो आपने अभी कैलकुलेशन दिखाई कि 10 चैप्टर केमिस्ट्री के, 10 फिजिक्स के, 10 मैथमेटिक्स के, ये कर लो तो संभावना बहुत बढ़ जाएगी, क्या ऐसा होगा? ऐसा हुआ है, ऐसा होता आ रहा है। ठीक है, हम एकलव्य प्रोग्राम के जरिए बच्चों में ये इंप्रूवमेंट ला रहे हैं, लगातार ला रहे हैं। ठीक है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ ट्रस्टिंग अस। ये मतलब कई बार बच्चों को लगता है कि ये सही नहीं होगा, इसलिए वो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, पर ऐसा नहीं है बच्चों। जिन बच्चों ने इस बैच को ज्वाइन किया है डेफिनेटली उनका फायदा हुआ है। तो मैं बैच की बात अभी नहीं करता हूं, मैं वापस आता हूं कि भाई हमारे लिए एज अ स्टूडेंट हमारा माइंडसेट जो है वो चेंज होना बहुत जरूरी है। बच्चों तुम पहले इस बात को समझो कि जेईई एडवांस का एग्जाम ये नहीं मानता है कि तुम 100% सिलेबस की तैयारी करके तुम 100% पेपर को अटेम्प्ट करोगे ना। जेईई एडवांस का एग्जाम ना तो ये चाहता है या ना तो ये मांगता है
कि तुम 100% सिलेबस की तैयारी करो, तुम पार्शियल सिलेबस तैयारी कर लो, ठीक है, और उससे भी तुम 100% पेपर अटेम्प्ट मत करो, तुम पार्शियल अटेम्प्ट कर लो। जिन चैप्टर्स की तैयारी तुमने करी है तुम केवल उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद भी तुम्हारी बहुत प्रबल संभावना बनी रहेगी सेलेक्ट होने की, ठीक है। तो पहला जो निष्कर्ष है वो ये है कि अगर स्मार्ट सिलेक्शन किया जाए तो हम अपनी मेहनत के फल को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान में रखो। दूसरा, 30 से 35% स्कोर लाकर भी तुम्हें अच्छी आईआईटी के अंदर अच्छी ब्रांच मिल सकती है, ठीक है। कंपटीशन उतना तगड़ा नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। 70,000 बच्चे तो एग्जाम देने ही नहीं आते। तुम सोचो 2.5 लाख में से 70,000, तो मतलब तुम अगर एग्जाम देने पहुंच गए हो, ठीक है, और तुम ब्लैंक पेपर सबमिट करके आ गए हो, तो भी तुम 70,000 बच्चों को तो पीछे छोड़ ही दोगे, ठीक है। और अगर हाई यील्ड चैप्टर्स के ऊपर फोकस किया जाए तो आखिरी के 1-1.5 महीने के अंदर भी काफी अंतर उत्पन्न किया जा सकता है, जो कि मैंने भी तुम्हें दिखाया कि किस प्रकार से बच्चों के अंदर हुआ भी है, ठीक है। तो बच्चों इतना ही था। अगर सही स्ट्रैटेजी हो, सही एक्यूरेसी हो, ठीक है, तो उससे हम वो नंबर ला सकते हैं जो 100% कवरेज करने वाला बच्चा भी नहीं ला पा रहा है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आई होप तुम इस बात का ध्यान रखोगे। इसी के साथ बच्चों मैं ये सेशन खत्म करूंगा, और खत्म करने से पहले तुमसे जानना भी चाहूंगा कि तुम्हें इस सेशन को अटेंड करके कुछ एनलाइटेंड फील हुआ, ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो गई, या ऐसा लग रहा है कि एडवांस भी किया जा सकता है, एडवांस डूएबल है, राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट मेंटर होना चाहिए, राइट पीयर ग्रुप होना चाहिए, और एटीट्यूड तो राइट होना ही चाहिए, जो कि तुम्हारे हाथ में है, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें इस तरह का यूजफुल कंटेंट मिलता रहेगा। और मैं विकास अग्रवाल फिलहाल के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ, और अब शायद मुझे जल्दी देखो दोबारा इसी चैनल पे। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय बाय।